कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है स्टूडेंट परफॉर्म्स टू रिएक्शन 1 10 grams of magnesium ribbon with excess of 2 mole per decimeter cube of hydrochloric acid. They have 5 grams of magnesium powder with excess of 2 mole per decimeter cube of hydrochloric acid. इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। तो मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका, जैसे इसमें कह रहा है कि इन बोथ द एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बी इज मेजर्ड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बनेगी वो डिपेंड करेगी मैग्नीशियम के मास पे, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे डिपेंड नहीं करेगी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो एक्सेस में है। तो अगर एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम का मास डिफरेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस्ड हो रही है वो भी डिफरेंट प्रोड्यूस्ड होगी, ठीक है। डजंट मैटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपने क्या कंसंट्रेशन और क्या वॉल्यूम दी हुई है, अगर वो एक्सेस में है तो उससे जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वो मैं डिटरमिन नहीं करूंगा, वो मैग्नीशियम के मास से डिटरमिन करेंगे। रिएक्शन 1 और 2 में मैग्नीशियम का मास रिएक्शन 2 में हाफ है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस्ड होगी रिएक्शन 2 में वो हाफ प्रोड्यूस्ड होगी। तो वाई एक्सिस पे जो ग्राफ होगा वो रिएक्शन 2 का नीचे होगा एज कम्पेयर टू रिएक्शन 1। तो उस हिसाब से आंसर ए और आंसर बी ये तो गलत हो गए। अब बचा सी और डी। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है कि अब रेट ऑफ अ रिएक्शन देखना है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट 1 में आपने मैग्नीशियम रिबन लिया है और दूसरे वाले में मैग्नीशियम पाउडर लिया है। देखो मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है मैग्नीशियम की ना स्मॉल स्ट्रिप्स है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स, उसको मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। और पाउडर जो है वो क्रश करा हुआ है उसको, तो पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन फास्ट किसका होगा, रिएक्शन 2 का होगा, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। तो रिएक्शन 2 का जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के ज्यादा करीब होगा, ज्यादा स्टीपर होगा। तो इस हिसाब से हमारा डी आंसर हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन 2 में ग्रेडियंट ज्यादा है तो रेट जो है वो फास्ट शो करा हुआ है, और इसमें वॉल्यूम कम प्रोड्यूस इसलिए हुई है क्योंकि मैग्नीशियम का मास कम है इसमें, ठीक है। इसलिए डी आंसर हो जाएगा। मिनी सीरीज के पेपर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी मैंने, वो प्लेलिस्ट में हुई भी है। क्या अपना स्पेसिफिकली क्या अरायन, आपको स्पेसिफिकली क्या बात समझ नहीं आती है इसमें? आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पता है कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर होता है, कंसंट्रेशन होती है, सरफेस एरिया होता है, कैटलिस्ट होता है, और प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ अगर आपके पास रिएक्टेंट गैसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे फैक्टर्स पता है दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन उसी में से निकल जाएगा। लेकिन रिएक्शन 1-2 में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा वो मैग्नीशियम डिटरमिन करेगा, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कैसे पता लिमिटिंग रिएक्टेंट है? क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट में उसने लिखा हुआ है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने एक्सेस में लिया हुआ है। तो अगर एक्सपेरिमेंट 2 में लिमिटिंग रिएक्टेंट कम है तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट भी जो है वो कम बनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिएक्शन 2 का जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस पे नीचे होगा एज कम्पेयर टू रिएक्शन 1 का ग्राफ, क्योंकि उसमें क्योंकि वाई एक्सिस पे वॉल्यूम जो प्रोड्यूस्ड हो रही है हाइड्रोजन की वो गिवन है ना। रिएक्शन 1 में ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी तो उसका ग्राफ ऊपर तक जाएगा, रिएक्शन 2 में कम प्रोड्यूस्ड होगी तो उसका ग्राफ नीचे होगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए और बी मैंने अपनी गिनती से निकाल दिए थे। रिएक्शन 2 में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि उसमें पाउडर्ड मैग्नीशियम दिया हुआ है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन 2 में विच स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट इज करेक्ट फॉर अ टिपिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको पता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कह रहा है कैटलिस्ट कैन बी आइदर एन इनऑर्गेनिक और एन ऑर्गेनिक स्पीशी। अच्छा, 2 के पार्ट बी में कह रहा है कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, a catalyst only speeds up the forward reaction। अच्छा, कैटलिस्ट जो है ना वो स्पीड जो है वो फॉरवर्ड की भी इंक्रीज कर देता है, बैकवर्ड की भी कर देता है। तो स्पीड इंक्रीज करेगा वो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सही है। फिर डी कह रहा है कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं करता,
कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम जरूर करता है, लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए कैटलिस्ट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब अगर आप कैटलिस्ट डाल दो, आपको लग रहा है कि रिएक्शन खुद ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज को हीट करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा। जैसे हेबर प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, तो इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रेट इंक्रीज करता है। वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको वो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है, जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, वो तो आपको देना ही है। तो कैटलिस्ट का काम कभी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना नहीं होता है। अब हमारे पास है ऑप्शन ए और बी में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट इज करेक्ट फॉर अ टिपिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो, कि चाहे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ हुआ हो चाहे ना हुआ हुआ हो, कैटलिस्ट जो है वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सही है, कैटलिस्ट ने कभी भी नहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। तो किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हम ये नहीं कह सकते कि कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन एनी रिएक्शन व्हाटसोएवर, चाहे वो जैसा भी रिएक्शन हो। इसलिए स्पेसिफिकली केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये वाली स्टेटमेंट नहीं होगी। सी और डी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो सही आंसर क्यों नहीं है। ए क्या है? A catalyst can be either an inorganic or organic। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट से क्या मतलब है? देखो, जैसे हमारे पास इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, इनको ना हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है? कुछ रिएक्शन में हम लोग कुछ ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे आपको वो फर्मेंटेशन का रिएक्शन याद हो तो हमने उसमें ईस्ट जैसा कैटलिस्ट यूज किया हुआ होता है। सही है, तो ये टिपिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए क्या? अब देखो, हमने जितने कैटलिस्ट पढ़े हैं वो ज्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने पढ़े हुए हैं। इसी तरह एक एस्टेरिफिकेशन वाला भी रिएक्शन है, जिस जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए भी हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट मोस्ट सेंस बना रही है, जो कि सही लिखी हुई है, वो ए लिखी हुई है। ठीक है, बाकी जो बी सी डी है वो मैंने बता दिया कि वो गलत क्यों है। सही। हसनैन, ये बुक में से नहीं है, ये फाइल मैंने अलग से आपको ग्रुप पे भेजी है, बाद में कंपाइल की है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड आयरन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, कार्बन एंड आयरन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अच्छा, अब आपने जो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर उसमें हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें जिसमें आपके कल, नसीमा के, मंगेतर, अली, हुसैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, जहेज में लाई, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है, और आयरन जो होता है वो एल्यूमिनियम के नीचे होता है। अच्छा, कार्बन का हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर जब पढ़ा है, इसमें तो मेटल्स है ना, कार्बन को हमने इसमें नहीं डाला हुआ है। लेकिन कार्बन का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा जाए, क्या आप आइडेंटिफाई करोगे कार्बन कहाँ पे होना चाहिए? क्या वो एल्यूमिनियम से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, या आयरन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, या लेस रिएक्टिव होना चाहिए? तो देखो, कार्बन के लिए आपने एक बात पढ़ी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने पढ़ा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है? जब हम किसी मेटल आइन को रिड्यूस करवाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम को हम जो है कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस नहीं करवा सकते। पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक के मेटल्स को अगर मुझे रिड्यूस करवाना है तो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। उसने आपको हिंट दी है ना कि मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन को मद्देनजर रखते हुए आपने ये डिसाइड करना है। अच्छा, आयरन को हम लोग जो है वो सिंपली हीटिंग विद कार्बन, कोक के साथ हीट करके रिड्यूस करवा सकते हैं ना। इसका क्या मतलब है कि जो आयरन है, सॉरी, जो कार्बन है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो, उसको अगर आपको रिड्यूस करवाना है तो उससे ज्यादा रिएक्टिव चीज होनी चाहिए आपके पास। मतलब कार्बन जो होगा वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आयरन से ऊपर आना चाहिए, तभी तो कार्बन जो है वो आयरन को रिड्यूस करवा पा रहा है। कार्बन जो है वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं करवा सकता। तो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं करवा सकते, इसलिए एल्यूमिनियम को रिड्यूस करवाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी। तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है इन सब में से, फिर कार्बन आएगा और फिर आयरन आएगा लीस्ट रिएक्टिव में। समझ आई बात? चल
आगे क्वेश्चन 4 में कह रहा है दैट देखो आप लोगों ने मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था आदि। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का एक अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर था जिसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक जो मेटल है अगर वो अपनी ओर में आयनिक फॉर्म में है, अगर आपने उनको रिड्यूस करवाना है तो आप उसको कार्बन या किसी और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करके नहीं करवा सकते। लेकिन एल्यूमिनियम के नीचे देखो यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है ना, तो एल्यूमिनियम के नीचे जितने भी मेटल्स हैं उनको आप कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस करवा सकते हो। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आपका एल्यूमिनियम होगा, फिर कार्बन होगा, फिर आयरन होगा। बस ये पूछ रहा था, सही है। ये सीरीज ये लिखी हुई है सामने अहमद, इसको हम लोग ने इस तरह से याद किया हुआ है। अब आपने जैसे भी याद किया याद रखना, जैसे कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। कार्बन का नाम हमने इसमें याद नहीं किया है, लेकिन कार्बन को हमने यूज करा है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में। तो आयरन को हम कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस करवा सकते हैं, इट मींस कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। लेकिन एल्यूमिनियम को हम कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस नहीं करवा सकते, इट मींस कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। सही है, बस आदि यही था, इसमें से निकालना था आंसर। So question 4 है, the two statements are about the fractional distillation of crude oil. The statement may or may not be correct. They may or may not be linked. Statement 1 है, fractional distillation is used to separate crude oil in useful fractions. देखो fractional distillation में हमने क्या किया था, crude oil को heat किया था। अब उसमें different fractions होते हैं, जो larger fraction है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के नीचे कंडेंस होता है। तो बेसिकली क्रूड ऑयल इज हीटेड एंड देन फेड इनटू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। डिफरेंट फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं तभी तो वो सेपरेशन सेपरेट हो पा रहे हैं। सही है। अच्छा, स्टेटमेंट 1 कह रही है द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो फ्रैक्शंस है उनको सेपरेट करें। एक साथ यूज करने का उनको फायदा नहीं है, डिफरेंट फ्रैक्शंस को डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल में से आपका डीजल भी निकल रहा है, पेट्रोल भी निकल रहा है, तो पेट्रोल के अलग यूजेस हैं, डीजल के अलग यूजेस हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द फ्रैक्शंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनिंग कॉलम। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। दोनों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में ये दोनों काम हो रहे होते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है, वो उसका प्रोसीजर डिफाइन कर रहा है, प्रिंसिपल डिफाइन कर रहा है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले जो फ्रैक्शंस है वो नीचे कॉलम में कंडेंस हो जाएंगे, सॉरी ऊपर कंडेंस हो जाएंगे, और हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले जो फ्रैक्शंस है वो नीचे कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट दीज टू स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, रॉन्ग तो कोई भी नहीं है। तो जिसने स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखी हुई है वो वाले ऑप्शंस तो हटा दो। यूजुअली दो ऑप्शंस तो ऐसे ही हट जाते हैं इजीली। देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो डी और सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपका ए और बी में आपने कंपेयर करना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है, फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। Fraction with lower boiling points are condensed at the top of the fractionating column. Fraction with higher boiling points are condensed at the bottom of the fractionating column. तो statement 2 तो बिल्कुल सही है। जहां जहां उससे statement 2 incorrect लिखा हुआ है वो तो ऑप्शन से ही हटा दो ना। फिर स्टेटमेंट 1 कह रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शन। ये बात भी सही है, सेपरेशन करेंगे। तो क्यों सेपरेशन कर रहे हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस की, क्योंकि वो उनके डिफरेंट यूजेस हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने का पर्पस ही यही है कि मैं फ्रैक्शंस अलग अलग कर सकूं। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है अपनी जगह पे। अच्छा, स्टेटमेंट 1 कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। देखो स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। स्टेटमेंट 1 क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस। तो जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनके डिफरेंट यूजेस हैं। स्टेटमेंट 2 इस बात को नहीं बता सकता। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1।
मतलब आपसे ये बोला जाए कि आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किए टू सेपरेट यूजफुल फ्रैक्शंस, कैसे किए वो स्टेटमेंट टू डिफाइन कर रही है, लेकिन स्टेटमेंट टू ये नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रही उस बात को कि क्यों की है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने। तो क्यों का जवाब जो है ना स्टेटमेंट वन में, वो स्टेटमेंट टू आपको नहीं दे रही है। चले आगे। चलो क्वेश्चन 5 में आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस हुई भी है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस बड़ी वेल नोन इलेक्ट्रोलिसिस है। हमें पता है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस बन रही होती हैं, तो एक गैस ऑक्सीजन होती है, एक गैस हाइड्रोजन होती है यूजुअली। और ये इस तरह का apparatus मैंने बनवाया ही आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है। अब चलो अगर आप इन सबको कंसीडर कर लो, कॉपर टू सल्फेट, एक्वस कॉपर टू सल्फेट की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उसमें जो आयन्स होंगे आपके पास, वो कैटाइन में कॉपर टू पॉजिटिव आयन और एच पॉजिटिव आयन, और एनाइन में सल्फेट आयन और ओएच नेगेटिव आयन। अब हमें पता है कि कैथोड पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे आपके पॉजिटिव आयन जाएंगे। तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन और एच पॉजिटिव आयन में से रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो कॉपर आयन रिड्यूस्ड होगा तो कॉपर मेटल बनेगा। यही इक्वेशन है ना। अब देखो इसमें कैथोड पे जो है कोई गैस तो नहीं बन रही। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस इन्होंने दी हुई है उसकी एनोड और कैथोड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो एनोड है। तो इसमें तो दोनों इलेक्ट्रोड पे गैसेस बननी है, तभी तो यहाँ पे कुछ गैस बनी है, यहाँ पे कुछ गैस बनी है और टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुई है। तो कॉपर सल्फेट की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कैथोड पे कॉपर बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है। कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड को अगर कंसीडर करोगे तो कंसंट्रेटेड है NaCl। अब इसमें कैटाइन जो होंगे वो Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन होंगे क्योंकि एक्वस तो है ना, और क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आयन होंगे। कैथोड पे H पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड होगा टू गिव हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बेसिकली आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन दोनों है। असूलन तो हाइड्रोक्साइड आयन नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। एनाइन की जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमारी सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन वाली। तो इसमें हाइड्रोक्साइड नीचे होता है, लेकिन जब भी कंसंट्रेटेड लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रोलाइट तो हाइड्रोक्साइड के बजाय क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होता है टू गिव क्लोरीन। तो इस वाली इलेक्ट्रोलिसिस में दोनों गैसेस निकल रही है। तो अब अगर आप ये देखना चाहो कि क्या ये दोनों गैसेस, अभी देखो जो इलेक्ट्रोलिसिस की हुई है इसमें एनोड वाली गैस जो है वो कम है और कैथोड पे जो गैस निकली है वो ज्यादा है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ H पॉजिटिव आयन गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H2, ये कैथोड की इक्वेशन है सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस में। और एनोड की इक्वेशन क्या होगी कि 2 मोल ऑफ क्लोराइड एंड टू गिव क्लोरीन गैस एंड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे, कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाओगे, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास जो कंप्लीट सेल इक्वेशन आती है वो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो इसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस 1:1 के रेशियो में निकल रही है। इट मींस जो भी दोनों का वॉल्यूम निकल रहा है वो इक्वल होगा। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस दी हुई है उसमें तो इक्वल वॉल्यूम नहीं है। एनोड पे जो गैस है वो कम है, कैथोड पे जो गैस निकली है वो ज्यादा है। इट मींस कि ये भी नहीं है। वैसे तो ये याद है सबको कि सल्फ्यूरिक एसिड वाली इलेक्ट्रोलिसिस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इथेनॉल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। ठीक है। तो उसने तो इलेक्ट्रोलिसिस होनी नहीं है उसमें ना, इथेनॉल को तो काउंट ही नहीं करना। तो आपके पास आंसर बचा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड की हमने इलेक्ट्रोलिसिस बहुत बार करी हुई है। हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर लोगे दैट इज H2SO4, तो इसमें जो कैटाइन होगा आपके पास वो H पॉजिटिव आयन होगा सिर्फ, और एनाइन दो तरह के होंगे, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। सल्फेट आयन तो कभी भी ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है और नाइट्रेट भी नहीं होता। हाइड्रोक्साइड आयन है वही ऑक्सीडाइज होगा। और कैथोड पे जो है वो H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन आयन की इक्वेशन ये दी हुई है। हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन ऑक्सीडेशन की वो आपको याद रखनी होती है। वो क्या होती है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइजेस टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब इस इक्वेशन, इन दोनों हाफ इक्वेशन को कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो जो आपके पास हाइड्रोजन वाली इक्वेशन है उसमें जो हाइड्रोजन गैस के मोल्स हैं वो 2 मोल्स हो जाएंगे, जो हो जाएगी 4H पॉजिटिव, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जब इनसे कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का रेशियो आ रहा है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, मतलब कैथोड पे वॉल्यूम ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए देखो कैथोड पे स्पेस ज्यादा है यहाँ पे, और एनोड पे जो है वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है तो वो देखो कम प्रोड्यूस हुई है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना, ये पूरा आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ही होता है ऐसा। चलें आगे। क्वेश्चन 6 में कह रहा है इन विच रिएक्शन इज नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो किसी भी रिएक्शन में अगर कोई चीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है तो मतलब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा रही होगी, और वो चीज खुद जो है क्या हो रही होगी, रिड्यूस्ड हो रही होगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवाता है तो वो खुद रिड्यूस होता है हर हाल में। तो अगर कोई चीज, अगर नाइट्रिक एसिड किसी इक्वेशन में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तो वो खुद रिड्यूस हो रहा होगा, और कोई चीज ऑक्सीडाइज करवा रहा है वो, तो मतलब क्या है कि वो रिएक्शन जो होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो सबसे पहले तो जितनी भी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में तो आप पहले वाली इक्वेशन देखो जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए क्या ट्रिक बताई थी कि अगर कोई भी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है तो इक्वेशन के लेफ्ट या राइट या दोनों जगह पे कोई ना कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए। अब एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या है कि कोई एक ही तरह का एलिमेंट एक साथ हो, बस एक से ज्यादा एलिमेंट ना हो। अगर मैं इक्वेशन डी को देख, तो डी में सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड कंपाउंड है, सोडियम नाइट्रेट और वाटर सब कंपाउंड है, कोई एक एलिमेंट अलग से नहीं है। तो कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो ये वाली जो इक्वेशन है ये रिडॉक्स ही नहीं है, नॉट अ रिडॉक्स। अभी रिडॉक्स ही नहीं है तो नाइट्रिक एसिड इसमें एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर ही नहीं सकता। अगर नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है किसी इक्वेशन में तो मतलब सबसे पहले तो वो इक्वेशन रिडॉक्स होनी चाहिए। इसी तरह ऑप्शन सी में भी कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो ये भी रिडॉक्स नहीं है, तो ऑप्शन सी भी देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ऑप्शन बी में भी कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो ये भी रिडॉक्स नहीं है। तो जब बी सी डी रिडॉक्स ही नहीं है तो नाइट्रिक एसिड इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे काम कर ही नहीं सकता। तो हमारे पास ए जो है वो रिडॉक्स इक्वेशन है। कैसे पता है? क्योंकि कॉपर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में दिया हुआ है, अकेला एलिमेंट लिखा हुआ है ना, एक ही तरह का एलिमेंट है कॉपर। एलिमेंटल फॉर्म मतलब O2 भी एक एलिमेंटल फॉर्म है, Cl2 भी एक एलिमेंटल फॉर्म है, मतलब एक ही तरह का एलिमेंट हो, दैट इज एन एलिमेंटल फॉर्म। वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट एटम भी हो सकता है। तो क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें पे नाइट्रिक एसिड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है। बाकी BCD में तो रिडॉक्स ही नहीं है तो मतलब वो देखना ही नहीं। सही है। कंबाइन इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो आपको जब इलेक्ट्रोलिसिस में हाफ इक्वेशन बनाते हो तो उन दोनों इक्वेशन को मिला के आप कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाते हो। वो जो कंप्लीट सेल इक्वेशन है उससे आपको पता लगता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कैथोड और एनोड पे वो किस मोलर रेशियो में बन रहे हैं। सही है मरियम, आती है ना कंबाइन इक्वेशन बनाना, कंप्लीट सेल इक्वेशन? अच्छा, क्वेश्चन 7 में इन दिस एक्सपेरिमेंट shown diagram the bulb lights and the gas is produced at each electrode, what is x? मतलब x जो है वो should be an electrolyte। ठीक है, तो ये काम इसमें, अच्छा इसमें एक चीज क्या कह रहा है कि bulb lights and the gas is produced at each electrode, दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस प्रोड्यूस हुई है। तो कॉपर टू सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट तो है, लेकिन कॉपर टू सल्फेट का भी हमने देखा ना कि उसमें कैथोड पे कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस्ड होंगे, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होंगे, तो कैथोड पे गैस नहीं बनेगी। वो कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड पे, ईच इलेक्ट्रोड पे गैस बन रही है। तो ए में कैथोड पे गैस नहीं बनेगी लेकिन बल्ब लाइट करेगा क्योंकि कॉपर टू सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। इथेनॉल तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रोलाइट है। अब कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड में कैथोड पे Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन है, जिसमें से H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा,
और इसी तरह एनाइन में क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बनाएगा, तो गैस तो बननी है ना दोनों में, और इलेक्ट्रोलाइट भी है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो बी सही है। मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड का क्या मतलब है? मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड में 2 ही आयन होंगे, लेड टू पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव आयन। तो ब्रोमाइड आयन एनोड पे जो है वो ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन गैस बनाएगा, लेकिन कैथोड पे लेड मेटल जो है वो रिड्यूस्ड होके, लेड आयन जो है वो रिड्यूस होकर लेड मेटल बनाएंगे, तो कैथोड पे गैस नहीं बनेगी इसमें, इसलिए डी गलत है। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट है, बल्ब लाइट अप करेगा लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस नहीं बनेगी। बिल्कुल मरियम, इलेक्ट्रोलिसिस पे हमारे पास है पूरा चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी वीडियो आपको मैं गूगल क्लासरूम, पता नहीं तुम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है नहीं किया हुआ, तो उस पे सारे लेक्चर्स जो है वो सेग्रीगेट होके डले हुए हैं। देखो ये ना मैं भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, वो ज्वाइन करो और उसमें क्लास वर्क में जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे लेक्चर्स के टॉपिक आपको मिल जाएंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। किसमें कैथोड पे हाइड्रोजन आएगी? कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में, हाँ कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी। आदि देखो मार्क्स सब अभी छोड़ दो, 23-25 मार्क्स तो अच्छे नहीं है वैसे, ठीक है, 30 तक भी, 30 तक चलो अच्छे होते हैं, तो मतलब बी वाले मार्क्स हैं 23-25 वाले। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिका इन द इक्वेशन शोन। ठीक है, ये इक्वेशन हमने ब्लास्ट फर्नेस में पढ़ी है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जो सैंड इम्प्योरिटीज हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, ठीक है, इसको सैंड इम्प्योरिटीज कहते हैं। ये रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक ऑक्साइड होती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है। सही है, ये रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। तो इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिका। तो सिलिका नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। सिलिका को पहले बेसिक कह रहा है, फिर कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है, अगर तो रिडॉक्स होता तो इसमें कोई ना कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में होती, तो ये रिएक्शन रिडॉक्स ही नहीं है, नॉट अ रिडॉक्स। तो जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इस तरह की बातें करे तो सबसे पहले तो देख लेना कि रिएक्शन रिडॉक्स है भी या नहीं है, वहीं पे बात साफ हो जाती है। एन एसिडिक ऑक्साइड, यस सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, ये बात सही है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रिएक्शन रिडॉक्स ही नहीं है। अगर कोई चीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा रही होगी, खुद रिड्यूस कर रही होगी, तो मतलब रिएक्शन रिडॉक्स है। तो अब ये रिडॉक्स ही नहीं है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं काम कर रहा है इसमें कोई, और रिड्यूसिंग एजेंट भी काम नहीं कर रहा। डिफरेंस इन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, कम ऑन। चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिडॉक्स है भाई। देखो जो, अगर आपके पास कोई चीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है तो वो सामने वाली चीज को ऑक्सीडाइज करवा रही होगी और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो सामने वाली चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही होगी, तो मतलब जिस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उस इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। क्वेश्चन 9 कह रहा है विच रो शोज बोथ करेक्ट सोर्स एंड द करेक्ट इफेक्ट ऑफ नेम्ड पोल्यूटेंट। ठीक है, अब एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट में हमने सारी गैसेस को अलग अलग से पढ़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है, बात बिल्कुल सही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग नहीं करवाती है। ग्लोबल वार्मिंग करवाती है ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस में हमने कौन कौन सी गैसेस पढ़ी है? कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी है और मीथेन पढ़ी है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है।
तो वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करवाती कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे गलत हो गया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिकेइंग वेजिटेबल मैटर। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपकी डिकेइंग वेजिटेबल मैटर से नहीं बनती है, डिकेइंग वेजिटेबल मैटर से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बनती किस तरह से, जब आप फ्यूल जलाते हो तो फ्यूल के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है, ये इसलिए गलत है। ओजोन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनती है, लेकिन ओजोन जो है वो एसिड रेन नहीं करवाती है, ओजोन जो है ना वो स्मोक वाला फिनोमिना करवाती है। स्मोक बनता है ना, स्मोक प्लस फॉग, तो वो ओजोन की वजह से भी बन रहा होता है, तो इसलिए गलत है। डी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक है। वोल्केनिक इरप्शन से भी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जब आप पेट्रोल या कोई फ्यूल जलाते हो तो भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है तो वो एसिड रेन कराती है, तो डी सही है बिल्कुल। क्वेश्चन 10 है, both magnesium oxide and aluminum oxide are solid at room temperature. Magnesium oxide has a melting point of 2852 and boiling point of 3600 degrees Celsius. Aluminum oxide has a melting point of 2072 and a boiling point of 2880 degrees Celsius. Over which temperature range will both pure compounds conduct electricity? देखो प्योर कंपाउंड्स मतलब मोल्टेन, पानी में डिसॉल्व नहीं कर रहा है उनको, मोल्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड और मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा है, और इन दोनों को मेल्ट करवाने के लिए आपको इनको लिक्विड स्टेट में लेकर आना है, और लिक्विड स्टेट में लाने के लिए आपने इनको टेम्परेचर देना है इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा। और मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा कितना टेम्परेचर दोगे? देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट है 2072, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है 2852, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मेल्ट करवाने के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 2852 से बड़ा होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मेल्ट हो चुका हुआ होगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 2852 से छोटा ही है, 2072 है। लेकिन टेम्परेचर आपका इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर जो है आपका 20, एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 28 2880 है, तो इससे बड़ा अगर टेम्परेचर करोगे, मतलब मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, लेकिन अगर इससे बड़ा 28 क्या है या 2880 जो है, इससे टेम्परेचर अगर आप बड़ा करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना वो बॉयल हो चुका हुआ होगा, आपने उसको बॉयल नहीं करना है, मेल्ट, जब आपने उसको एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, तो आपको उसको लिक्विड स्टेट में रखना है, तो टेम्परेचर आपका 2852 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2880 से छोटा होना चाहिए, तो इन बिटवीन 2852 एंड 2880। ओजोन की सोर्स जो है ना फोटोकेमिकल रिएक्शन ही होते हैं। ओजोन जो है वो तो एक तो नेचुरली ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है, जो नीचे वाली लेयर पे हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में जो ओजोन बनती है ना, वो आपका अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट और कुछ हमारे पास कंपाउंड जैसे सीएफसीज वगैरह हैं, ये ओजोन जनरेट करवा सकते हैं। देखो डी में जो आपके पास अपर रेंज है ना वो 3600 डिग्री सेल्सियस, अगर 3600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखोगे या 3500 का भी रखोगे इस रेंज में, तो इस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी तो बॉयल हो चुका हुआ होगा ना, उसको बॉयल थोड़ी करना है, मोल्टेन फॉर्म में रखना है। इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में थोड़ी होता है, तो उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बेशक बॉयल नहीं होगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बॉयल हो जाएगा ना, तो उसका भी जो टेम्परेचर देखो 2880 की रेंज है, मतलब जो आपको टेम्परेचर रेंज रखनी है ना वो इन के बीच में रखनी है, 2852 से बड़ा, 2880 से छोटा। ओवर विच टेम्परेचर रेंज, रेंज की बात कर रहे हैं ना। चलें आगे। यस, आदि यस। Equation for the reaction of iron and iron compounds are shown. How many of these are redox reaction? अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्या आपने देखना है कि एलिमेंटल फॉर्म में जो चीज है वो रिडॉक्स होगी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आयरन है एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन भी है, तो ये रिडॉक्स है। इक्वेशन 2 में क्लोरीन है एलिमेंटल फॉर्म में, तो ये भी रिडॉक्स है।
इक्वेशन 3 में मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में, आयरन भी है तो ये भी रेडॉक्स है। इक्वेशन 4 में कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो ये रिडॉक्स नहीं है। तो हमारे पास शुरू की 3 इक्वेशन रिडॉक्स है, तो टोटल 3 इक्वेशन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो कह रहा है विच पार्शियल स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का जब आप पॉलीमर बनाओगे तो देखो पॉलीमर बनाने की कंडीशन क्या आती कि आपके पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के लेफ्ट और राइट पे आपने कुछ नहीं लिखना, मतलब ये जो हाइड्रोजन है दो, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नीचे लिख दोगे, और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा और नीचे आपने CH2 CH3 लिख दिया। अब ये अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, मतलब जब पॉलीमर बनेगा तो मुझे ये पता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उनके साथ कंटिन्यूटी बॉन्ड जाएंगे, मतलब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इनका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा और कंटिन्यूटी बॉन्ड शुरू होगा। तो हमेशा दो ही कार्बन एटम होंगे कंटिन्यूटी बॉन्ड से आगे और पीछे। तो ये जो सी जो बनाया हुआ है ना इसने, ये तो सरासर गलत है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। और बी जो है उसमें 3 कार्बन कर दिए चेन में, तो मैं आंसर अपना डी और ए में से देखूंगा। सही है। अच्छा, डी में जो मोनोमर बना हुआ है उसमें देखो दो डबल बॉन्डेड कार्बन में से पहले डबल बॉन्डेड कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है हमारे मोनोमर में। हमारा जो ब्यूटीन है उसमें पहले डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और फिर CH2 CH3 लगा हुआ है। तो ऐसा तो था ही नहीं, जो मोनोमर में तो पॉलीमर में एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे CH3 नहीं आ सकता, इसलिए डी गलत है। तो ए बचता है हमारे पास। अब जो मैंने मोनोमर बनाया है उसमें मैं अरेंजमेंट अगर CH2 CH3 अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे लिख दूं हाइड्रोजन उसके नीचे, मतलब पलट के लिख दें अगर उसको, तो वो हमारा ऑप्शन ए है। देखो जो क्वेश्चन मिस हो गया है वो तो, आप आवाज नहीं आ रही थी तो वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी। अच्छा, ता आपको एडिशन पॉलीमर्स बनाना आते हैं? अगर आपको एडिशन पॉलीमर्स बनाना नहीं आते तो आप ना मुझे क्लास के बाद एक मैसेज कर देना, मैं आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भेजूंगा इसकी, वो देख लेना, क्योंकि अभी पूरा एडिशन पॉलीमराइजेशन समझना पड़ेगा इसके लिए। 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, वो देख लेना। एक MCQ भी आते तो वर्थ इट है, अभी देखना उसको। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती है। अब अगर तुम ये देखना चाह रहे हो कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है कौन सी चीज रिड्यूस्ड हुई है, तो फिर वो ऑक्सीडेशन नंबर से देखोगे। आयरन पहली इक्वेशन में एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, फिर वो आयनिक फॉर्म में आया है। FeCl2 का क्या मतलब है कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन बना है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देखना होगा। और फिर हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, लेकिन ये देखने के लिए तुमसे वो नहीं कहेगा, तो तुमसे रिडॉक्स है या नहीं है बस इतना आइडेंटिफाई करना सीखो। अगर जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है और आप क्लास के बाद पूछना चाह रहे हो, तो जब हम ये एंड कर लें तो वो क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना जिसको जो समझना है। ठीक है सब बात। यार ईयरली मैं तो जरूरी समझता हूँ कि 2016 से 2021 तक तो सपने ही करने चाहिए। 2015 तक करे हैं आपने, कहाँ से करें, उल्टा चल रहे हो ना, 2021 से 2015 तक कह रहे हो ना। रोयल कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेसिफिक पेपर करो या नहीं करो, स्पेसिफिक पेपर में कभी भी वो नए क्वेश्चन नहीं डालता, वो पुराने क्वेश्चन से उठा के डाले हुए होते हैं। ठीक है, आप क्लास जवाब देखो, क्लास के बाद पूछ लेना, अगर इन क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है तो फिर आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हो, बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लेना, अगर यहाँ पे आगे क्लास में फिर फारिग बैठे हुए हो तो टाइम वेस्ट नहीं करो अपना। आगे चलें। 4 oxides are added separately to aqueous sodium hydroxide। ठीक है जी। विच ऑक्साइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है,
तो एल्कली के साथ आपका सारी एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट होंगी और एम्फोटेरिक भी रिएक्ट होती है, क्योंकि एल्कली के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एज एसिडिक ऑक्साइड काम करेगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होती है? यस, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं जो आपको याद रखनी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। कॉपर 2 ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है ना, तो बेसिक ऑक्साइड एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, तो वो भी बेस जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 14 में कह रहा है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर लीस्ट ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसके लिए आपको कंबशन इक्वेशन बैलेंस करनी है। कल भी हमने सीखा है मोल्स में। ऑर्गेनिक में अगर कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसकी कंबशन इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हो? या आपके पास है C3H7OH, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होगा टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जितने एटम्स ऑफ कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। जितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन टोटल 8 है C3H7OH में, तो उसको हाफ करके मोल्स ऑफ वाटर बना दो, तो 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। फिर इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन काउंट करो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गए 6 और वाटर के साथ हो गए 4, तो 6 + 4 = 10। तो आपने ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10 बनाना है। एक ऑक्सीजन तो देखो C3H7OH के साथ ऑलरेडी है ना, तो आपने टोटल अब 10 नहीं 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए आप O2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वो 9 बन जाए, तो 9/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 9/2 × 2 जो है वो 9 होगा। या आप 9/2 लिख दो, फ्रैक्शन में नहीं लिखना, डेसिमल में लिखना है, तो उसकी जगह 4.5 भी लिख सकते हो। C3H7OH को हमने 1 कर दिया था। इसी तरह आपके पास जो ऑप्शन बी है, अच्छा पूछा क्या था, रिक्वायर लीस्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें 4.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए पहले वाले ऑप्शन में। दूसरा वाला जो ऑप्शन है C3H7COOH, इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे? देखो 1 मोल ऑफ C3H7COOH के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड और टोटल 8 हाइड्रोजन है, तो 4 वाटर। ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 4 1 4 10। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो मैं O2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 में से 2 तो है, 8 और बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसमें 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इसी तरह सी में जो हाइड्रोकार्बन गिवन है वो C3H8 है, O2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके मोल्स आ जाएंगे 3 और वाटर के 4 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लीस्ट जो है अभी तक बी में आए हुए, बस डी और चेक कर लो। डी है C4H8, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो इसके 1 मोल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल और वाटर जो है वो 4 मोल। ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 2 8 और 4 1 4, 8 + 4 = 12, तो O2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो लीस्ट जो है वो हमारा बी में आ रहा है। इसका आंसर ए लिखा हुआ है, कहीं गलती तो नहीं की है हमने कोई? जल्दी से रिचेक करो ए को, ए में कोई गड़बड़ नहीं कर दी हो सॉल्व करने में। This is C3H7OH, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल ऑफ वाटर, 3 2 6 4 1 4, 6 + 4 = 10। 10 में से एक ऑलरेडी यहाँ पे, तो मुझे 9 और बनाना है, तो 9/2 = 4.5। तो अब बी चेक करो, बी में शायद कोई गलती की हुई है। 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 7 + 1 8, 4 मोल ऑफ वाटर, 3 2 6 + 4 10, तो 10 लेफ्ट पे बनाना है, 2 तो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तो 8 बनाना है, तो इसका आंसर बी बन रहा है भाई, बी बन रहा है। इसका आंसर सही कर लेना, इट्स बी नॉट ए। कार्बन, अरे हाँ कार्बन 4 है बी में, सही सही सही, सॉरी। कार्बन जो है वो 4 है, C3H7COOH भी है ना, तो COOH वाला कार्बन मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी।
तो 4 कार्बन है तो 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन की वजह से वाटर के 4 मोल, तो ऑक्सीजन बना 4 2 8, 4 1 4, 8 + 4 = 12। 12 बनाने के लिए 2 ऑलरेडी है, तो आपको ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 यहाँ से बनेंगे और 2 यहाँ से, फिर 12 बनेगा, तो ये 5 बन जाएगा, 4 नहीं बनेगा, तो 4.5 सबसे छोटा बन रहा है। सही है, ए इसका आंसर है। ठीक है मुजम्मिल, थैंक यू। जी मरियम, 4 एटम्स है, थैंक यू फॉर टेलिंग। चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज दी। अच्छा, ये क्वेश्चन आई होप के बहुत करा होगा तुम लोगों ने। कुछ लोग फिर भी ना थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखो, जब भी कोई हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें आपने काउंट करने होते हैं टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बने। जितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, देखो अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना, फॉर एवरी 1 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। ठीक है, जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए वो होते हैं, एक एक एटम का और दूसरा दूसरे बॉन्डेड एटम का। जैसे इसमें एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और एक क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास ऑक्सीजन है O2, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। 2 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब फॉर 1 कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, फॉर 2 कोवेलेंट बॉन्ड 2 × 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, राइट। तो अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है हाइड्रोजीन का, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉन्ड्स है। 5 बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड्स के लिए 5 × 10 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, मतलब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस मॉलिक्यूल में वो नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग है। तो आप पहले ये निकालोगे कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला N2H4 है, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। हर नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 होता है। इट मींस के एक नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन एटम के बाद टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स निकालो, सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने नहीं बैठ जाना, क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला ना कि नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, उससे तो क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन के इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी काउंट करोगे, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी काउंट करोगे। तो एक नाइट्रोजन एटम के बाद टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन एटम के मिला के टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सिमिलरली एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन एटम के मिला के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल इज 14 + 4, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल हैं, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। तो नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 18 में से 10 इन्वॉल्वड है, बाकी के 8 जो है वो नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। चलें आगे। क्वेश्चन 16 है व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस हमने अभी देखी थी। इसमें H पॉजिटिव आयन कैथोड पे रिड्यूस्ड होगा टू गिव हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा टू गिव वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। इसकी ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाने के लिए हम हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ओवरऑल सेल इक्वेशन इसकी ये बनती है 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन, इट गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे, और एनोड पे बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे। ये सारी बातें आपको इस इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पता होगी, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें कह रहा है हाइड्रोजन इज रिलीज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, तो हाँ कैथोड पे पॉजिटिव आयन जाता है, तो हाइड्रोजन इज रिलीज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है इसने। ऑक्सीजन इज रिलीज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है जिस पे हाइड्रोक्साइड आयन जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये बात भी सही लिखी हुई है। फिर कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सल्फर डाइऑक्साइड तो कहीं रिलीज नहीं हुई ना,
सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आई? सल्फेट आयन की बात कर रहा होगा। सल्फेट आयन तो कभी भी ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, नेवर ऑक्सीडाइज। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगी नहीं कहीं भी। सल्फर डाइऑक्साइड की बात गलत लिखी है, 3 गलत हो जाएगा। 4 कह रहा है कि द एसिड बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड। देखो इस एसिड में से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन निकल रहा है, मतलब इन शॉर्ट वाटर कम हो रहा है ना। वाटर किसका बना हुआ होता है? H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन का। तो जब वाटर कम होगा तो इट मींस द एसिड विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड। तो 4 वाली बात भी सही है। ये सब इलेक्ट्रोलिसिस में हमने हर किसी की इलेक्ट्रोलिसिस में सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या बनेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या बनेगा, और फाइनली इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका पीएच बढ़ेगा या कम होगा, या उसका कंसंट्रेटेड होगा या ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। सारी बातें हमने सबके लिए पढ़ी हुई है। तो एक बार अपने इलेक्ट्रोलिसिस के लेक्चर्स को रिवाइज जरूर कर लेना। अब तुम्हारे पास अभी जो आफ्टरनून का टाइम है, इस क्लास के बाद एक बार गो थ्रू कर लेना लेक्चर्स को, या अगर कोई चैप्टर किसी का कोई रह गया तो पहले वाले चैप्टर को पढ़ो, फिर सारे लेक्चर्स गो थ्रू करो। इसके बाद 6 बजे से ऑनवर्ड्स आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो, और अपनी जो चीजें आपको पेपर वगैरह अगर कोई प्रैक्टिस करना है तो वो कर सकते हो। तो 6 से 10 बजे तक के बीच का वाला टाइम रखो, क्वेरी सॉल्व करो और क्वेश्चंस पूछो। जिनकी तैयारी है उनके लिए तो ये स्केड्यूल है। अब जो एंड मोमेंट पे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं पूरे पूरे, जिनको नहीं याद है तो वो थोड़ा सा ज्यादा देर तक पढ़ना पे। अच्छा, क्वेश्चन 17 देखो। 17 में बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है सबकी मिला के कर रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब इलेक्ट्रोलिसिस की है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड तो कोई डिसॉल्व नहीं हो रहा, विद डाइल्यूट सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन मास ऑफ कैथोड। देखो कैथोड पे अगर मेटल डिपॉजिट होगा तो उसका मास इंक्रीज होगा। जैसे कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो कॉपर टू सल्फेट में कॉपर टू पॉजिटिव आयन विल गेट रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म, जो कि कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा तो मास इंक्रीज होगा ना। अच्छा, अब देखो, अच्छा कैथोड इसमें ये वाली, अच्छा देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम आयन होंगे और H पॉजिटिव आयन होंगे। तो इसमें एल्यूमिनियम आयन जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर होता है, तो एल्यूमिनियम आयन तो रिड्यूस होगा नहीं, H पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड होगा टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस तो वो डिपॉजिट थोड़ी होगी कैथोड पे, वो तो गैस बन के निकल जाएगी। तो क्या वो कैथोड का मास इंक्रीज करेगी? नहीं, तो एक में तो होगा ही नहीं। इसी तरह आपका जो लेड टू नाइट्रेट है उसमें भी यही कहानी है कि जो लेड आयन होंगे, एक्वस है ना सब कुछ, और H पॉजिटिव आयन होंगे। अब कल असीमा की सीरीज में हाइड्रोजन जो है वो लेड के नीचे रिएक्टिविटी ऑर्डर में, तो मतलब इसमें भी H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होंगे, लेड रिड्यूस नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस जब कैथोड पे बनेगी तो वो डिपॉजिट थोड़ी होगी, वो तो बबल बना के निकल जाएगी, तो सी भी नहीं हो सकता। फिर रह गया बी और डी। बी में आपके पास कॉपर डिपॉजिट होगा और डी में आपके पास सिल्वर है, सिल्वर आइन। सिल्वर हमेशा +1 चार्ज ही बनाता है, याद रखना। सिल्वर आइन और जिंक आइन, इन दोनों के चार्जेस याद रखना, क्योंकि ट्रांजिशन डी ब्लॉक मतलब बिटवीन 2 और 3 दिए हुए हैं, ग्रुप में नहीं है किसी। तो सिल्वर आइन का +1 होता है, जिंक का 2 पॉजिटिव होता है। बहरहाल अभी हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर आइन और H पॉजिटिव आइन है। अब सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है H पॉजिटिव आइन से, जैसे कि कॉपर था, तो इसमें सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पे सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो रहा है डी में और बी में कॉपर हो रहा है, तो ज्यादा मास किसका होता है? ज्यादा मास देखो सिल्वर का होता है, सिल्वर का 108 है। तो ज्यादा इंक्रीज इन मास जो है वो डी में आएगा कैथोड पे, ना के बी में। सी और डी में तो, सी और ए में तो मेटल डिपॉजिट ही नहीं हो रहा ना, तो उसका तो मास इंक्रीज होना ही नहीं है, गैस निकल ली है वो उड़ जाएगी। बी और डी में मेटल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, तो सिल्वर का मास ज्यादा होता है, तो सिल्वर में ज्यादा इंक्रीज आएगा। देखो ये तो कोई नहीं बता सकता कि इस बार इलेक्ट्रोलिसिस आएगा या नहीं आएगा। मैंने तो इसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं। ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन भी था, रेडॉक्स का भी आया है, इलेक्ट्रोलिसिस का भी है, मेटल्स का भी है। तो अभी तुम अगर सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन देख रहे हो इसमें और इसलिए कह रहे हो, तो अभी देखो चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन, टॉपिक चेंज हो जाएगा। ये तो कोई भी नहीं कह सकता किसका ज्यादा आएगा। पेपर 1 में कोई वो सेट पैटर्न यूज नहीं करता है। अगर तो कोई वो पैटर्न यूज कर रहा होता कि भाई किसी चीज का पेपर अगर नेक्स्ट लास्ट ईयर उसने जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं दिया तो इस बार ज्यादा देगा, अगर कोई ऐसा पैटर्न होता तो मैं तुम्हें बताता, हमें भी समझ आ जाता कोई पैटर्न हो रहा होता। तो पैटर्न है ही नहीं कुछ। ये अहमद से जोड़ा हुआ है, ऐसे भी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। हमारा कंसर्न यहाँ पे ये है कि किस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे मास डिपॉजिट सबसे ज्यादा हो रहा है।
तो सिल्वर और कॉपर में से सिल्वर का जब डिपॉजिट हो रहा है तो सिल्वर का मास भी कॉपर से ज्यादा होता है, जिसके इंक्रीज इन मास कैथोड का ज्यादा होगा। क्वेश्चन 18 तो आसान है, आई थिंक खुद भी बता सकते हो, कर भी दिया होगा बाकी लोगों ने। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, देखो पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो एक फाइल मैंने पेपर 2 से आप लोगों को पहले भेजी थी जिसमें डिफरेंट कलर्स और टेस्ट थे, ठीक है। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो जो आपको याद होने चाहिए वो भी लिखे हुए हैं। एक ही रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है, पोटेशियम आयोडाइड, उसका कलर चेंज होता है कलरलेस से ब्राउन। जब वो किसी चीज को रिड्यूस करवाता है तो पहले वो कलरलेस होता है, रिड्यूस करवाने के बाद वो ब्राउन सोल्यूशन बना लेता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो याद करवाएं, KMnO4 एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 एंड K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। इन दोनों के कलर चेंज भी याद होने चाहिए, KMnO4 का पर्पल टू कलरलेस और K2Cr2O7 का ऑरेंज टू ग्रीन। एक बार उसको देख लेना खोल के। लेड जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए नहीं डिपॉजिट होगा, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं होगा। H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होगा तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेड रिड्यूस्ड ही नहीं हो रहा उसमें। सही है अहमद? 18 का आंसर बता दो जल्दी से। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट रीजन इन रिडॉक्स रिएक्शन। टेस्ट रीजन मतलब वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डालोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देगा। आयोडाइड आयंस आर रीडली डैश। देखो पोटेशियम आयोडाइड की इक्वेशन भी लिखी हुई होती है, उस फाइल में भी लिखी हुई है, वो फाइल प्लीज देख लेना खोल के। आयोडाइड आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं खुद से, तभी तो वो रिड्यूस करवाते हैं किसी चीज को, तो ये आयोडीन बनता है। एक्वस पानी में जब आयोडीन डिसॉल्व हो जाता है तो वो ब्राउन कलर आता है। तो आयोडाइड आयंस आर रीडली ऑक्सीडाइज्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं आयोडाइड आयंस, तो ब्लैंक एक्स में ऑक्सीडाइज्ड आएगा। A positive result for the test is, positive result मतलब कलर चेंज दिखा है आपको, is when solution changes color from, मतलब कलर रिएक्शन हुआ है तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड जब डाला है तो वो कलरलेस होता है, और जब वो किसी चीज को रिड्यूस करवा देता है तो सोल्यूशन ब्राउन कलर का बन जाता है आयोडीन की वजह से। तो कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन, तो Y ब्लैंक में आएगा कलरलेस और Z ब्लैंक में आएगा ब्राउन, तो D बन गया, सॉरी B बन गया, B और D। याकूब तुम क्यों डी कह रहे हो, कलरलेस टू ब्राउन होगा ना वो। आयोडाइड आयन, देखो आयोडाइड आयन पोटेशियम आयोडाइड से आया जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होंगे। चलें आगे। 19 कह रहा है विच गैस टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब एसिडिक गैस है जो ब्लू लिटमस को रेड कर रही है। जैसे अमोनिया है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर देती है क्योंकि वो बेसिक गैस है, तो यहाँ पे ब्लू को रेड हो रहा है तो मतलब ये किसी एसिडिक गैस की बात हो रही है। एसिडिक गैस बी और सी इन दोनों में से ही है, HCl या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल गैसेस भी दो आपको याद रखनी है, वाटर और स्टीम। एम्फोटेरिक भी आपको दो याद रखनी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बाकी की मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं, सही है, और बाकी की नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। अच्छा वो कह रहा है कि गैस ने लिटमस पेपर को ब्लू से रेड किया है, प्रोड्यूसेस अ पीपीटी व्हेन बबल्ड थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। तो कौन सी गैस है जिसको लाइम वाटर से पास करो तो व्हाइट पीपीटी बनता है या मिल्की कलर बनता है। मिल्की कलर बेसिकली व्हाइट पीपीटी का ही होता है, वो मिल्की या चौकी कलर जो होता है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑफ कोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। देखो दो चीजें याद रखना, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, लाइम स्टोन जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, स्लेट लाइम। ये सारे बेसिक इन नेचर हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। चलें आगे। Which molecule has only 4 electrons involved in bonding? 4 electrons involved in bonding होने का मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, तभी तो
एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग होते हैं, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में होंगे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग होंगे। तो आपने इन सबकी बॉन्डिंग देखनी है। H2S की बॉन्डिंग होती है, सल्फर ग्रुप 6 का है, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हमारे पास? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? 4। इसमें 4 आ रहा है, इसका पता नहीं क्यों बी लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो टोटल 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड का मतलब 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग होता है, तो बी इसलिए गलत है। क्लोरीन में देखो सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल में बिटवीन क्लोरीन एटम, तो इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर सही कर लो, विच मॉलिक्यूल हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो वो H2S है। बी नहीं होगा इसका, ए आंसर है। वो मैंने बस टाइप करते में ना बहुत मुश्किल हो रही थी, तो वो थोड़ा शायद ये गलत हो गया होगा। 21 तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑक्साइड्स पूछ रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, अभी भी बताया था, और पोटेशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, और सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है। क्वेश्चन 19 का आंसर ए है, 19 का आंसर बी कैसे है भाई? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहा है, क्योंकि वो एसिडिक गैस है ना, ब्लू से लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर रहा है, तो एसिडिक गैस इसमें HCl है या कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली लाइम वाटर है, लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो चौकी कलर बनता है ना, वो व्हाइट पीपीटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाता है, HCl नहीं बनाता लाइम वाटर के साथ पीपीटी। देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराते हो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, उसके व्हाइट पीपीटी बनते हैं। यही बात अगर आप HCl के लिए करोगे, तो HCl के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट तो होगा, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है। ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, तो उसके पीपीटी थोड़ी बनेंगे। चलो क्वेश्चन 22, the diagram shows how an underwater iron pipe may be protected। sacrificial protection है, आयरन पाइप है, उसको बचाना है sacrificial protection से, तो ऐसा मेटल लगाओगे जो आयरन से मोर रिएक्टिव होगा, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो आयरन की जगह पे खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। ठीक है, तो मेटल जेड कैन बी डैश, कौन सा हो सकता है? कॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव देन आयरन है, मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। ग्रुप 1 एंड 2 के मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड। यस। 23 में आपके पास पॉलीमर दिया हुआ है स्टार्च का। स्टार्च के पॉलीमर की हमने बात की थी कि जिसमें जो लिंकेजेस होती हैं वो इस तरह की होती हैं, मतलब बीच में एक ऑक्सीजन आता है, इसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं। लिंकेज का नाम भी बताया हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में पढ़ा है हमने, इसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं। और इसका नाम, इसके जो पॉलीमर बनता है इससे, इसको नाम स्टार्च भी कहते हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकता है वो, और इसको ना वो सेल्यूलोज भी कह सकता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट एक्स है वो क्या है? वो ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये तो याद रखना होगा। किसमें कल नसीमा वाला टेबल लगा रहे हो? क्वेश्चन 22 में। हाँ, क्वेश्चन 24 भी आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे। अगर ये भूल गए हो तो हमने लेक्चर इसका बनाया हुआ है, लास्ट पेपर 2 से एक दिन पहले भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो एक बार रिवाइज कर लेना। तो जो चीजें तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद नहीं है, तो वो चैप्टर जरूर पढ़ लेना पहले। डी इसलिए क्योंकि ये स्टार्च का जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसमें बीच में एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे ऑक्सीजन आता है। अभी याद होना चाहिए मुदस्सिर,
ये आपने जाके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, उसके बिल्कुल एंड में नाइलॉन प्रोटीन और आपका क्या कहते हैं, उसके बाद पॉलिएस्टर टेराइलिन, और बिल्कुल आखिर में जो हम लोग फैट्स प्रोटीन पढ़ते हैं ना, उसके बाद स्टार्च पढ़ते हैं। तो ये याद रखना है कि एक्स की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन है। अच्छा 24 भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें कह रहा है कि P is a polymer that has 6 carbon atoms in each of the monomers from which it was formed. ठीक है, is not a polyester. पॉलीएस्टर नहीं है ये, लेकिन एस्टर लिंकेज है, तो अब वो फैट्स भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। Was formed using condensation polymerization. What is the partial structure of P? अब वो P देखो, जब हमने पॉलीएस्टर पढ़ा था तो पॉलीएस्टर में हमने देखा था कि जो हमारा क्या कहते हैं मोनोमर था, वो डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन था। ठीक है, टेराइलिन जिसको हमने कहा था। अब वो कह रहा है पहले कि इट हैज 6 कार्बन एटम्स इन ईच ऑफ द मोनोमर्स फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म। तो देखो ये जो लिंकेज बन रही है, अगर मैं इसको एक मोनोमर कंसीडर करता हूँ CH2 वाल, और ये CH2 6 वाला एक मोनोमर, तो इसमें टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं बीच में? बीच में 4 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक के 2 कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन है इसमें, और इसमें भी टोटल 6 कार्बन है। पहले तो ये देख लेना। अच्छा डी तो मैं काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि डी में देखो अगर कार्बन कार्बन चेन होती है ना किसी पॉलीमर में, मतलब एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर हो ही नहीं सकता। कंडेंसेशन पॉलीमर में कुछ इस तरह का, या तो एक्स्ट्रा लिंकेज आती है बीच में COO वाली, बीच में ऑक्सीजन आएगा, या फिर नाइट्रोजन आएगा, अमाइड लिंकेज आ रही होती है, या फिर ईथर आएगा जिसमें COC बार बार एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ रहा होगा। तो सिर्फ कार्बन कार्बन चेन जब आती है तो वो एडिशन पॉलीमर होता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर पे पूरा पेपर 2 का क्वेश्चन किया था, जिसमें सब समराइज किया था। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन तो तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो हमने जब रिवाइज किया है ना एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर, जो लास्ट वीडियो है कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन की, ठीक है, ऑर्गेनिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके एंड पे देख लेना अगर याद नहीं है तो डी तो कंडेंसेशन पॉलीमर है ही नहीं, तो डी को तो मैंने ऐसे ही काट दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इट्स नॉट अ पॉलीएस्टर। अब वो पॉलीएस्टर नहीं है, इसमें मतलब एस्टर लिंकेज नहीं है। ए में एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है COO वाली। अच्छा बी में जो है ना ये अमाइड लिंकेज है, तो बी इसका आंसर हो सकता है। सी में भी अमाइड लिंकेज है, तो सी भी हो सकता है। ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ए डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, और ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका एस्टर है। वो कह रहे हैं पॉलीएस्टर नहीं है, तो ये जो हमारे पास लिंकेज बन रही है इसमें पॉलीएस्टर में बन रही है। ठीक है, ये जैद क्वेश्चन बता रहे 2016 का वो क्वेश्चन था, पेपर 1 था। अब वेरिएंट देख लेना कौन सा था। अब मई जून था, अक्टूबर नवंबर था, ये भी बता दो अगर याद है तो। वैसे वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है रिकॉर्डेड पूरा पेपर। अच्छा अब बस ये आपको बताना है कि बी और सी में से क्या है आंसर। पहले तो बी और सी में डिफरेंस आइडेंटिफाई करो। अरे ये तो सेम सेम डाल दिया, क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है बार, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो अगर मैं एक मोनोमर मेरा ये वाला है और दूसरा मोनोमर ये जो मैं ब्लू में कर रहा हूँ ये वाला है, इसमें भी है, तो जो बी है उसमें जो कार्बोक्सिलिक वाला मोनोमर है उसमें तेरे को टोटल कार्बन कितने बनना है? एक कार्बन, 2 कार्बन तो कार्बोक्सिलिक वाले होगा, बीच में 6 कार्बन है, तो 6 7 8 कार्बन बनना है इस मोनोमर में। उसने कहा है कि दोनों मोनोमर में 6 कार्बन एटम्स हैं बस, तो बी इसलिए गलत हो गया। सी में देखो तो सी में बीच में 4 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक के 2 कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन इधर है, और दूसरे वाले अमाइन वाले मोनोमर में बीच में सिर्फ 6 कार्बन है, और बाकी राइट और लेफ्ट पे तो नाइट्रोजन है, तो इसमें भी 6 कार्बन है, तो सी इसका आंसर है। बी इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो मोनोमर बनेगा बी में CH2 6 वाला, उसमें टोटल 6 कार्बन आ रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक के अपने 2 कार्बन है, तो टोटल जो कार्बन
कार्बन इस मोनोमर में हो जाएंगे ना डाई कार्बोक्सिलिक वाले, वो टोटल 8 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। और उसने स्टेटमेंट में बोला हुआ है पहली स्टेटमेंट में कि हैज 6 कार्बन एटम इन ईच ऑफ द मोनोमर्स, मतलब दोनों मोनोमर ऐसा हो पॉलीमर का जिसमें 6 कार्बन एटम हो, उससे ज्यादा नहीं। तो बी में एक मोनोमर में 8 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, इसलिए बी नहीं है। ठीक है आयशा? लेफ्ट में सी जो ऑक्सीजन के साथ है, हाँ वो भी उस मोनोमर में काउंट होगा ना। देखो मोनोमर पूरा ये होगा ना, अगर ये CH2 4 है तो इधर COOH और इधर एक साइड पे COOH, एक मोनोमर ये है। और जो दूसरा मोनोमर होता है वो डायमाइन होता है, तो डायमाइन वाला मोनोमर जो बन रहा है ऑप्शन सी में वो ये बन रहा है। तो दोनों साइड पे NH2। हमने इस तरह से भी पढ़ा है, हम क्या करते थे जो बीच वाले कार्बन उन पे डब्बे बना लेते थे, ये वाला काम भी करते थे ना। दोनों काम पढ़े हुए हैं, वो लेक्चर रिवाइज कर लेना अगर नहीं याद है तो, देख लेना उसको एक बार। सही है अहमद? ट्वेंटी फाइव में कह रहा है ग्रुप 1 मेटल फॉर्म कंपाउंड्स विच group 7 halogens. The compound formed are dash in water and contain dash bonds. Group 1 metal form compound with group 7. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल है। सही है? तो आपका जो बॉन्डिंग होगी उसमें वो कह रहा है कि विच रो करेक्टली कंप्लीट गैप्स 1 and 2. द कंपाउंड फॉर्म्ड एट डैश इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल इनसॉल्युबल वो बात की बात है, एंड कंटेन डैश बॉन्ड्स। तो बॉन्डिंग कौन सी होगी? आयनिक बॉन्डिंग होगी। वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? तो देखो ग्रुप 1 मेटल के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम का सॉल्ट क्लोराइड के साथ ले लो, ब्रोमाइड के साथ ले लो, चाहे सल्फेट के साथ ही क्यों ना ले लो, चाहे कार्बोनेट के साथ ही ले लो, तो ऑल ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। तो जो सॉल्युबिलिटी का टेबल है ना उसमें लिखा हुआ है एसिड एंड बेसिस के चैप्टर में, इज डी। 5 नहीं हुए अहमद, 6 हुए ना, काउंट करो ना। 5 कैसे हुए? 2 कार्बोक्सिलिक है ना। अगर आप सी की बात कर रहे हो तो 4 बीच में और एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, 2 जगह है ना। सही है भाई, 25 आ गया समझ। 26 देखें। 26 में कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन Z requires 4 centimeter cube of oxygen for complete combustion to give 3 centimeter cube of carbon dioxide. All volumes measured at RTP, which formula represents Z. तो ये आपको बना बना के देखने पड़ेंगे सारे। मतलब अगर मैं C2H2 बनाऊं उसकी कंबशन की इक्वेशन, कंप्लीट कंबशन, तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको बैलेंस करें तो 1 मोल ऑफ C2H2 के लिए 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा, और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 2 2 द 4 एंड 1 द 1 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 दैट इज 2.5। अब अगर स्टोइचियोमेट्री देखें तो कल हमने बहुत डिटेल में सीखा है मोल्स के बारे में कि आपके पास जो मोलर रेशियो होता है वो गैसेस के केस में वही वॉल्यूम्स का रेशियो भी होता है, राइट? तो अब इसमें हाइड्रोकार्बन जो Z है इसमें 1:2.5 का रेशियो है। मतलब अगर गैसियस हाइड्रोकार्बन Z का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो 2.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है, तो इसमें 4 तो नहीं आ रहा, मतलब ये गलत है। तो फिर हम जो बी में हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है उसकी इक्वेशन बनाएंगे C2H4, इसको कंप्लीट कंबशन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 2 मोल, वाटर बनेगा 2 मोल, ऑक्सीजन हो जाएंगे 4 आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 2 वाटर के साथ, तो 6 ऑक्सीजन
लेफ्ट पे बनाने के लिए 3 लगाओगे, 1:3 का रेशियो आ रहा है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोकार्बन Z है तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 तो यहाँ भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन बी को भी छोड़ दूंगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है C3H4, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो कार्बन 3 है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 आएगा, हाइड्रोजन 4 है तो मोल्स ऑफ वाटर जो है वो 2 आएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 6 2 1 2, 6 + 2 = 8। तो ऑक्सीजन 8 करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1:4 का रेशियो आ रहा है इस हाइड्रोकार्बन में, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोकार्बन है तो उसके लिए 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ये बात सही आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके 1 मोल से 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से 3 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो सी सही है। लेकिन हम डी भी देख लेते हैं कि डी क्यों गलत है, डी क्या क्या। आवाज आ रही है अभी? अच्छा, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लाइट चली गई है असल में ना, तो थोड़ी देर ही चलेंगी चीजें अभी। कार्बन डाइऑक्साइड इज 3 और वाटर के साथ आ जाएगा 4, ऑक्सीजन हो गया 6 + 4 दैट इज 10। 10 बनाने के लिए अब यहाँ पे 5 लगाओगे, तो इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब को ऑक्सीजन 5 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है, इसलिए डी भी नहीं है, इसका आंसर सी बना। हाँ भाई, लाइट का बड़ा मसला है, इसलिए मैंने ना अभी क्लास रखी। अभी हमने ये 26 तक क्वेश्चन कर लिए ना, अब आप लोग जो है वो 27 ऑनवर्ड जरा एक बार देख लो, और अराउंड 5-6 बजे के करीब मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगा। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम ये वाली फाइल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग फिर इसको अपना इवनिंग में कर लेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं है, 53 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो 22 तक तो हमने कर लिए हैं, तो हमारे को 30 क्वेश्चंस रह गए, तो 1 घंटे की और बात होगी। रिकॉर्डिंग कब आएगी? देखो, रिकॉर्डिंग के लिए तो अभी टाइम लगेगा, 1 घंटे से पहले रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होगी। 20-25 मिनट तो कन्वर्जन में लग जाएंगे इस पर भी, ठीक है? तो अभी चले जाओ। अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने थे? सवाल व्हाट्सएप कर दो जल्दी से, जल्दी से व्हाट्सएप करो, ताकि मैं देख लूं कि वो लिख के समझाने वाले हैं या वीएन पे आ जाएगा समझ। आतिफ, एएस के पास पेपर्स क्वेरीज सॉल्व करवा रहा हूँ, जो मुझसे क्वेरीज भेज रहे हो वो मैं समझा रहा हूँ। तो तुम्हारी आई थिंक क्वेरी आई नहीं है अभी तक। जी भाई, आज बस मैंने यही वर्कशीट करवानी है, जल्दी हमने कर ली है अच्छे खासे। अब आप लोग खुद से अपनी तैयारी करो। प्रॉब्लम जो आ रही है क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सएप करते रहो, मैं अवेलेबल हूँ जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं हो रहे। व्हाट्सएप कर दो, जिसको जो क्वेश्चन समझना है जल्दी से व्हाट्सएप कर दो।